HPPI टीम का ही धन्यवाद मैं कहना चाहूँगी कि उनके कारण हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो स्टेज पर आकर अपना परफॉर्मेंस देने लगे हैं। तो मैं अपनी ओर से, व्यक्तिगत रूप से, संस्था की ओर से, शासन की ओर से विशेष रूप से पूरी टीम के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और शिक्षक दिवस के इस अवसर पर उनका हार्दिक सम्मान करती हूँ। हमारा जो ऑफिशियल स्टाफ है उनका भी सम्मान आज हम कर रहे हैं। ज्ञान के सदन में उपस्थित सभी हमारे आज के विद्वान अतिथिगण, आप सभी को मैं पूरे सदन की तरफ से प्रणाम करता हूं और आदि शक्ति माँ सरस्वती से हम ये प्रार्थना करते हैं कि इस संस्थान में जो भी सकारात्मक गतिविधियां अभी तक हुई है उसके क्रम को आप और प्रगाढ़ता प्रदान करें। हमारा यह संस्थान नित्य निरंतर सफलता के नए नए आयाम को छूता रहे। हमारे इन वरिष्ठ जनों का, वरिष्ठ शिक्षक साथियों का, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में शिक्षा के प्रति समर्पित होकर अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए न्योछावर किया है, उन्हें हम सम्मानित कर सकें, ये हमारी अहोभाग्यता है, हमारे सौभाग्य का प्रतीक है कि हम उन्हें अपने बीच में पा करके आज अपने आप को महिमावान समझ रहे हैं। हमारे डॉक्टर प्रबोध जी मिश्र के द्वारा, उनके माध्यम से उनके पुत्र श्री अनिल मिश्र का स्वागत किया गया और उनकी तरफ से उन्हें आशीर्वाद दिया गया। आप पिता हैं और आप पुत्र हैं। एक पिता के द्वारा अपने पुत्र का जो राज्य स्तरीय सम्मान हुआ है, सम्मान होते देखकर मेरे मन में ये भावना आ रही थी कि सबसे बड़ा सम्मान होता है तो एक पिता की नज़र में पुत्र अपनी योग्यता को साबित करे, ये सबसे बड़ा सम्मान है। मैं इस अवसर का सहभागी बना, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे संस्थान को। विश्व में कहीं भी सम्मान हो, राज्य में हो, केंद्र में हो या किसी भी संगठन के द्वारा हो, जब अपना स्वयं का संस्थान जहां हमने कार्य किया है वो संस्थान जब सम्मानित करता है तो उससे बड़ा संसार में कोई सम्मान नहीं होता है। जो अपनी कर्म भूमि में सम्मान पाता है वो सबसे बड़ा सम्मान है। और मैडम को मैं धन्यवाद करता हूं कि हमें यहाँ पर बुलाया, और मैं तो नया नया रिटायर्ड हूँ, लेकिन मुझे आज ऐसा एहसास कराया कि आप रिटायर्ड नहीं हुए हो, आप सेवानिवृत्त नहीं हुए हो, आप सेवारत होने के लिए तैयार हो जाओ आज से। ये मुझे इस सम्मान से मेरे अंदर भावना आई है। मैं मैडम का बिल्कुल हृदय की गहराइयों से आभार करता हूँ कि आपने सभी शिक्षक जब रिटायर्ड हो जाता है तो एक प्रकार से कटाव का जीवन होता ही होता है, ये एक नीति है। व्यक्ति थोड़े समय तक सक्रिय होता है लेकिन अंततः वो एक निष्क्रिय होकर एक सीमित दायरे में सिमटने लगता है। फिर भी उस सीमित दायरे में सिमटते हुए हम सबको आपने पुनः इस मुख्य धारा के साथ जोड़ने का जो अनुपम प्रयास किया है, मैं बहुत बहुत सभी हमारे वरिष्ठ जनों की तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय प्रबोध जी मिश्र सर के बारे में मैं एक प्रसंग आपको बताना चाहता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ध्वज लगाने जा रहे थे और अचानक उनका पैर फिसल गया सीढ़ियों पर चढ़ते हुए। मैथिली शरण जी गुप्त ने उनको पीछे से सहारा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि अगर नहीं सहारा होता तो मैं भी गिर जाता, लड़खड़ा गए थे। उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत आभार। मैथिली शरण जी बहुत बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ये तो कोई गिरता है तो उसको सहारा देना तो एक मानवीय कर्तव्य है, मैंने उसके अलावा कुछ नहीं किया। फिर भी जवाहरलाल नेहरू भी बड़े संवेदनशील थे, उन्होंने बहुत बहुत पुनः जब आभार किया तो मैथिली शरण जी गुप्त ने कहा कि आप जब इतना बोल रहे हैं तो बात को सुनिए कि बोले जब जब देश की राज सत्ता लड़खड़ाई है उसको साहित्य ने ही सहारा दिया है। वो हमारे बीच में प्रबोध जी मिश्र हैं, वो साहित्य की धारा को निरंतर प्रवाहित करते हैं और न सिर्फ प्रवाहित करते हैं दूसरों के लिए बल्कि उस साहित्य के सार को अपने जीवन में जीते भी हैं। ऐसे मनीषी को
ऐसे प्रबुद्ध जन को, ऐसे उनका जो उपनाम है हितैषी उपनाम उनका है, वो सबका हित करते हैं। ऐसे साहित्य की धारा के जो अग्रगण्य व्यक्तित्व हमारे बीच में मौजूद है, मैं पूरे सदन की तरफ से आपके प्रति एक बार पुनः सम्मान प्रकट करता हूं और आपके सम्मान में हमारा सबका सम्मान निहित है। ये अवसर आज डाइट से हमको मिला है, इसके लिए मैं पुनः मेरी मातृ संस्था का, मेरे 36 वर्ष की सेवा अवधि में 13 वर्ष यहाँ गए, सबसे अधिक मेरा कार्यकाल यहाँ का रहा है, इसलिए मेरी मातृ संस्था यही है। क्योंकि मैं यहाँ के बाद अब कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा कोई ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, मेरा कोई प्रमोशन नहीं होगा। मैं जब तक रहूँगा इसी संस्था को अपनी संस्था मान करके यहाँ रहता रहूँगा। लक्ष्मण सदा रक्षा में रत रहते थे और ऐसा कहते हैं कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण ने कभी निद्रा को अपने पास नहीं आने दिया। पूरी सृष्टि सो रही है, पूरा संसार निद्रा में मग्न है, जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इसकी जो उम्र है वो वैभव और विलास की उम्र है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, किस व्रत में है व्रती वीर यह। इसने कौन सा व्रत ठाना है, कौन सा इसने निश्चय संकल्प ले लिया है, किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यो त्याग किए है, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है और जीवन है। उसकी रक्षा करने के लिए ये अपना तन मन और जीवन को न्यौछावर कर रहा है। उस कुटीर में आखिर क्या धन है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है और जीवन है। फिर आगे दो सबसे महत्वपूर्ण लाइनें लिखी है मैथिली शरण जी ने। उन्होंने लिखा है कि मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। माता सीता उसके अंदर है। सीता हमारी शांति का प्रतीक है, सीता भक्ति है और सीता शक्ति है, सीता हमारी संस्कृति है। वो उस कुटीर के अंदर विराजती है और किनके साथ विराज रही है, राम के साथ। राम विग्रहवान धर्म है, वो हमारी संस्कृति जो है धर्म के साथ विराजती है और उसी धर्म की उसी संस्कृति की रक्षा के लिए जो शिक्षा है वो एक अनिवार्य प्रकल्प के रूप में है। यहाँ पर मेरे सभी शिक्षक साथी मौजूद हैं और शिक्षक बनने की ओर अग्रसर होने वाले हमारे विद्यार्थी भी मौजूद है और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको इस संस्थान में रहकर शिक्षण कर रहे हैं, शिक्षक बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और शिक्षक साथी जो ऑलरेडी हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और उन सब का मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर साधना भंवर जैसे ऐसे निष्काम कर्म योगी यहाँ पर उपस्थित है। ऐसे सकारात्मक विचारों को साकार करने वाले संस्थान के मुखिया के रूप में उपस्थित हैं। आप सब और हम सब भाग्यशाली हैं और उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे। अतुलित बल धामम कौन है, उन्हीं को कहा गया कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। बल के भी धाम है लेकिन ज्ञानियों में भी अग्रगण है। और तीसरी बात है सकल गुण निधानम, फिर भी सकल गुण के निधान है। इतना बल होते हुए भी, इतने ज्ञानी नाम अग्रगण्य होते हुए भी गुणों के निधान है। और चौथी बात है कि रघुपति प्रिय भक्तम, इसके बाद भी वो भक्त के रूप में जो विराजते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय प्रमोद जी मिश्र सर जो हमारे आज के मुख्य मार्गदर्शक हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी जैसे लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन उस समय वो भी गए थे विदेश, लेकिन वो पढ़ने नहीं गए थे, वो पढ़ाने गए थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में। उनके नाम से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हम थोड़ा सा प्रयास करें और इस संस्थान में रहकर नहीं कर पाए तो फिर कहीं नहीं कर पाएंगे, ये मेरा अनुभव है। मैं एक बार जो हमारे डाइट के हमारे सभी साथी हैं, मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। इस भव्य आयोजन के आयोजनकर्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
और उनके यशस्वी प्राचार्य आदरणीय साधना भंवर जी, मेरे वो तमाम साथी जो सेवानिवृत्त हुए और इस मंच पर विराजमान हैं, बच्चों की नींव के पत्थर बनने वाले भावी शिक्षकों। शिक्षक का सी कहता है कि आप में शिवत्व होना चाहिए। शिव के मायने होते हैं कल्याण। शिक्षक का सी कहता है कि आपको शिखर तक ले जाने की प्रवृत्ति होना चाहिए। किनको? अपने शिष्यों, अपने बच्चों को। अगर आप उनका कल्याण कर सकते हैं, अगर आप उनको शिखर तक ले जा सकते हैं, तो आपका जो गुरुत्व है, आपका जो शिक्षकत्व है, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षक का क्ष कहता है कि आप क्षक का काम करें, लेकिन क्षमाशील भी हो। बच्चे या शिष्य जाने अनजाने भूले करते हैं, करेंगे, लेकिन उनके प्रति हमारे हृदय में क्षमा की भावना भी होना आवश्यक है। और शिक्षक का क कहता है कि कठिनाइयों का हल सहज रूप से यदि आपने दे दिया, यदि आपके शिष्य में किसी तरह की विषय संबंधी कठिनाई है, उसका अगर निवारण आपने कर दिया, तो तय मानिए कि वो आपका भक्त हो जाएगा, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो ये तो एक बात थी जो मैंने शुरू की, प्रारंभ की। ऋग्वेद कहता है कि ज्ञान किसी दिशा से मिले, किसी व्यक्ति से मिले, प्राणी से मिले, जीव से मिले, जंतु से मिले, वो हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो वो यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है। यहाँ के जो अन्य साथी हैं, जो अकादमिक साइड के भले ही नहीं हैं, वो सब मिलकर इस संस्थान को आगे ले जाने का एक बृहद कार्य कर रहे हैं। और वो सब साधुवाद के पात्र हैं, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। रविंद्रनाथ जी टैगोर, नाम सुना होगा आपने, वो कहा करते थे कि उस दीपक से प्रकाश कैसे होगा जिसमें स्नेह नहीं है। स्नेह माने तेल। दीपक में अगर तेल ही नहीं है तो वो जलेगा ही नहीं, जलेगा ही नहीं तो प्रकाश होगा ही नहीं। ठीक यही बात हमारे लिए भी लागू होती है। हमारे लिए से मेरा मतलब है शिक्षक के, गुरु से, अध्यापक से। यदि हम स्वयं ज्ञानशील नहीं हैं, यदि हम में ही ज्ञान नहीं है, तो अपने शिष्यों को हम क्या ज्ञान प्रदान करेंगे। और इसलिए वेद कहता है कि पढ़ना और पढ़ाना यह हमारी जीवनचर्या का अंग होना चाहिए। वेद पुरुष जब किसी सभा में बैठे थे तो वहाँ तमाम ऋषियों का जमघट था, और वहाँ एक प्रश्न सामने आया कि सबसे ज़्यादा दुनिया में श्रेष्ठ क्या है, या सबसे बड़ा चीज़ क्या है। धारीतर नाम के ऋषि का कहना था कि सत्य सबसे बड़ी चीज़, सत्य सबसे श्रेष्ठ होता है। मोदी श्री का कहना था कि तपस्या सबसे बड़ी चीज़ है, तपस्या सबसे श्रेष्ठ होती है। लेकिन एक ऋषि थे मौद्गल्य, उन्होंने कहा कि पढ़ना और पढ़ाना, उनके शब्द ये नहीं थे, ये मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा था स्वाध्याय और प्रवचन, स्वाध्याय व प्रवचन, स्व का अध्ययन, स्वयं का पढ़ना पहले हो और फिर उसका प्रवचन किया जाए।
जो प्रवचनकर्ता होते होंगे उनको देखा होगा आपने, बड़े पूज्य माने जाते हैं। और प्रवचनकर्ता जो होते हैं अपने वचन को प्र लगाकर, यानी विशिष्टता पैदा करके, जैसे आचार्य में प्र लगकर प्राचार्य हो जाता है, ठीक उसी तरह की बात मैं कर रहा हूँ कि अपने वचन में प्र लगाकर, यानी जो कुछ उन्होंने सीखा है, जो कुछ उन्होंने अध्ययन किया है, उसको विशिष्टता प्रदान करते हुए वो और लोगों तक पहुंचाने का कर्म करते हैं। तो ये बात जो थी, जो वेद पुरुष ने इसको सबसे बड़ी मान्यता दी। उन्होंने कहा मौद्गल्य ऋषि जो कह रहे हैं यही सबसे श्रेष्ठ चीज़ है। और इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जीवन में स्वाध्याय और प्रवचन, पढ़ना और पढ़ाना बड़े महत्व की चीज़ है, सबके लिए है, लेकिन अगर हम शिक्षक हो गए हैं तो और ज़रूरी है। इसी तरह की बात जब मैं आगे सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हम कई बार शिक्षक होने के नाते तरह तरह की नीतियों में फंस जाते हैं। नीतियाँ, अभी 2020 में एक नई शिक्षा नीति आई, 1986 में एक नीति आई थी। तो नीतियाँ कोई भी खराब नहीं होती। नीतियाँ जो कुछ भी होती हैं विद्वानों के द्वारा बैठकर और उन पर गहन चर्चा के पश्चात उनको गढ़ा जाता है, उनका प्रारूप तैयार किया जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि उन नीतियों को लागू कौन करेगा। वो बहुत अच्छी हैं, वो अमृत तुल्य हैं अगर किसी को मिल जाएं, लेकिन भाई अमृत पिलाने का मादा किसके पास है? वो मादा हमारे और आपके पास है। वो मादा शिक्षक के पास है, वो मादा अध्यापक के पास है, वो मादा गुरु के पास है। और कहीं त्रुटिवश अन्य कारणों से हम अपने उस मार्ग से भटक गए, यदि उसमें कहीं हम कमज़ोर रह गए, तो वो नीति कितनी भी सार्थक हो, वो नीति कितनी भी अच्छी हो, बेकार हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। ये जो शिक्षक दिवस है, हम 5 सितंबर को हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया करते हैं। वो स्वयं कहा करते थे कि हमारी शिक्षा शिक्षकों पर निर्भर करती है। हमारी शिक्षा का स्तर शिक्षकों के स्तर से ऊंचा नहीं हो सकता। ध्यान दें, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी शिक्षा का स्तर शिक्षकों के स्तर से ऊंचा नहीं हो सकता। शिक्षक का जो स्तर है वही शिक्षा को ऊंचाई की ओर ले जा सकता है। इसके साथ ही साथ वो ये भी कहते थे कि अगर शिक्षक में कल्पनाशीलता है, अगर शिक्षक में नई चीज़ें प्रगल्भ है, उनको प्राप्त करने की क्षमता है, वो नया सोचने का अगर कारण बनता है, तो ऐसे कारण को, ऐसी कल्पनाशीलता को, ऐसे प्रगल्भ को सम्मानित किया जाना चाहिए, पुरस्कृत किया जाना चाहिए। और ये अगर नहीं किया गया तो कहाँ से नया प्रकल्प आएगा, कहाँ नई सोच आएगी। और उसको लाने के लिए ऐसे तमाम शिक्षकों का सम्मान किया जाना चाहिए, उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रतिभा को और आगे की तरफ ले जाएं, खींचें। आपने, हमने पढ़ा है, सुना भी होगा, पढ़ा नहीं होगा तो सुना होगा, और वो ये है कि डॉक्टर की जो गलती होती है अगर हो जाए तो वो कब्र में दफन हो जाती है। डॉक्टर की गलती करते मौत, तो डॉक्टर की अगर कहीं गलती हो जाती है तो वो कब्र में दफन हो जाती है। वकील की अगर कोई गलती हो जाए
तो फाइलों में कैद हो जाती है। वकील की अगर कोई गलती हो जाए तो वो फाइलों में कैद हो जाती है, और अगर किसी इंजीनियर की गलती हो जाए तो मिट्टी गारे में मिल जाती है। लेकिन शिक्षक की अगर कमजोरी रह गई, शिक्षक का यदि कहीं अपने क्रियाकलाप में, अपने कार्यों में कोई अभाव रह गया, तो वो पीढ़ियों तक जाता है। एक पीढ़ी से नहीं घटता, वो पीढ़ियों तक जाता है। एक उदाहरण देना चाहूँगा। बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, छोटे छोटे, 6ठी क्लास के, 5वीं क्लास के, 7वीं क्लास, वो पढ़कर आते हैं। उनकी शिक्षिका ने या उनके शिक्षक ने जो भी उनको पढ़ाया है वो उनके लिए पत्थर की लकीर है। एक ऐसे बच्चे का उदाहरण दे रहा हूँ जो बच्चा सीख करके आया है और पालक उसको समझा रहा है कि नहीं बेटा, ये तुम्हारे शिक्षक ने जो बताया है सही बताया है और तरीका सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो सरल और जल्दी हो जाएगा। वो मानने को तैयार नहीं है, वो अपनी शिक्षिका की बात मानने को तैयार है, बार बार समझाने पर भी। यानी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बड़ा साफ है कि बच्चे के लिए शिक्षक सब कुछ है, और जो सब कुछ है वो अगर फिजूल हो जाए तो बच्चे का क्या होगा? ये हमको सबको सोचना बहुत ज़रूरी है। बिना सोचे इस दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक उदाहरण और देना चाहूँगा, पढ़ने और पढ़ाने से जुड़ा हुआ। एक समय में भोपाल दूरदर्शन से इसरो के माध्यम से पूरे प्रदेश के रसायन शिक्षकों को पढ़ाने का मुझे अवसर मिला। का बाकायदा बोर्ड वगैरह का भी उपयोग उसमें हुआ। आज मुझे सेवानिवृत्त हुए 19 साल हो गए हैं। ये 19वां वर्ष चल रहा है मेरी रिटायरमेंट का, और आज मेरी हालत यह है कि मैं रसायन का एक अध्याय भी नहीं पढ़ा सकता। ये है पढ़ना और पढ़ाना। 19 साल से, बल्कि मैं 8 साल बीओ रहा, इसलिए वो भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। मैंने पढ़ाया नहीं, रसायन खास करके, और इसलिए उसमें अब क्या है मुझे नहीं मालूम। तो यदि पढ़ाना है तो पढ़ना पहली ज़रूरत है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। वो पहली आवश्यकता है। और आप जितना पढ़ करके बच्चों के सम्मुख जाएंगे, उतना ही आप बुलंदी से अपनी बात को उनके सामने रखेंगे, और बच्चे भी उसी लय में उसे ग्रहण करेंगे। ये एक बात मुझे आपसे कहना थी, और मैं ये कहना चाहता हूँ बार बार कि कुछ हम सीखें, कुछ सिखलाएं। कुछ हम सीखें, कुछ सिखलाएं, और राहों से रोड़े हटवाएं। कुछ हम सीखें, कुछ सिखलाएं, राहों से रोड़े हटवाएं, और जो कर्म हम ही ने चुना मित्र। कोई निमंत्रण देने नहीं गया था। जो कर्म हम ही ने चुना मित्र, गौरव में पल पल पाए, गौरव में पल पल पाए, और विषपान करे वो महादेव। जो कष्टों को सहने को तैयार हो, जो विष तक पीने को तैयार हो, वो महादेव बनता है, देवों के देव बनता है। तो विषपान करे वो महादेव, पथ पर चलने की पड़े टेव। रुके नहीं कहीं पर भी, आदत टेव ऐसी पड़ जाए कि जो पथ ग्रहण कर लिया है उस पर वो चले। तो पथ पर चलने की पड़े टेव, अनकथ हो जीवन की तरिया, अनथक हो जीवन की क्रिया।
और श्रम से हारे हैं सदा देव। अगर श्रम करेंगे तो तय मानिए आपकी जीत निश्चित है, आपको सफलता मिलना है, और सफलता मिलेगी तो आपका उत्साह बढ़ेगा, आपकी उमंग बढ़ेगी, आपकी कार्य शक्ति बढ़ेगी। ये सब उसको बढ़ाने का तरीका है, ये उसको प्राप्त करने का एक सूत्र है। ये हमको देख करके चलना चाहिए। बात बात में एक बात याद आ गई। मैं 8 साल तक धार जिले में बीओ रहा, यानी नहीं पढ़ाया, परंतु जब मैं अपनी शालाओं के निरीक्षण के लिए जाता था तो एक सीओ मेरे साथ होता था, सर्कल ऑर्गेनाइजर। मैं ये जो कागजात भरा भरी के रहते हैं ना, उसको सौंप देता था और मेरी उपस्थिति किसी कक्षा में होती थी। मैं उस शाला में निरीक्षण करने के लिए किसी कक्षा में पहुंच जाता था। अब देखें कक्षा के हाल। अच्छा, एक बात और, आपको ऐसा लगने लगे फालतू बातें कर रहे हैं तो मुझे टोक दीजिए, रुक जाएंगे, है ना, फिर आगे बोलना बंद। ठीक, तो ये बात मैं कह रहा था आपसे। मैंने कक्षा में गया, प्रश्न बच्चे से पूछा क्या नाम है। बच्चा बोलता है दिनेश। मैंने कहा बेटा दिनेश के क्या अर्थ होते हैं? दिनेश का अर्थ उसको नहीं मालूम, अपने नाम का अर्थ नहीं जानता। पर्यायवाची शब्द हमारे यहाँ सिखाए जाते हैं, 6ठी में, 5वीं में, 7वीं में, 8वीं में, सब दूर। लेकिन वो दिनेश किसका पर्यायवाची है उसको नहीं मालूम, उसका अर्थ उसको नहीं मालूम। तो शुरू तो यहीं से होना चाहिए। हम बच्चों से बात तो करें, हम उनसे चर्चा करेंगे तो रास्ते बहुत निकलने वाले हैं। दिनेश का संधि विच्छेद बीच में आप कर देंगे तो वो दिन और ईश हो जाएगा। तो भाई दिन का ईश, ये समझाने के लिए भी आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन ये प्रयास करना पड़ेगा। एक छोटी कक्षा प्राथमिक शाला में एक बार हम पहुंच गए। हमने वहाँ प्रश्न पूछा, आप लोग भी सुनेंगे, हो सकता है आपको उत्तर देना पड़े। बहुत छोटा प्रश्न है, 2 लाइन का है ना, और वो कविता है। मैं पढ़ रहा हूँ। आम, पपीता, मटका, केला। फिर से सुना दूँ। आम, पपीता, मटका, केला, किसे नहीं खा सकता चेला? उत्तर दो। एक साथ आवाज़ निकलना थी कायदे से। मटका सब जानते हैं, वो जो मेरे बच्चे छोटे थे ना वो भी जानते हैं, लेकिन शिक्षक को एक पॉइंट मिल जाता है। पॉइंट क्या मिलता है? मटका क्या है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, मिट्टी कौन सी वापरी जाती है, ये उसको पढ़ाने का एक तरीका हो सकता है। आपको मालूम है, आप नहीं जानते, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप गाय पर निबंध लिखवाते हैं, आप स्कूल पर निबंध लगवाते हैं, तो स्कूल को नहीं जानते क्या? आप गाय को नहीं जानते क्या? जानते हैं, लेकिन भाई जो जानते हैं उसको क्रमबद्ध कैसे रचा जाए, कैसे लिखा जाए, यही तो हमको सीखना सिखाना है। तो इस बहाने से, ये जो 2 पंक्तियां हैं, इस बहाने से आपको एक तरफ कहीं ले जाएंगी। दूसरे दिन हो सकता है आम पपीता में से आम आपको अच्छा लगने लग जाए और आम के बारे में आप चर्चा कर सकते, पपीता के बारे में चर्चा कर सकते। मेरा मतलब ये है कि चर्चा करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। एक और 2 लाइन पढ़ रहा हूँ। कोयल, कौवा, भैंस और तोता। फिर से याद रख देखना पड़ेगा। कौवा, कोयल, भैंस और तोता, कौन नहीं है काला होता? इसमें से कौन ऐसा है जो काला नहीं है?
तो ये रंग की पहचान हो रही है, और उन पशु पक्षियों में से कौन किस रंग का है ये बताया जा रहा है। इसको बदला भी जा सकता है, बदला जा सकता है इसलिए कि भैंस अकेली है जो पशु है, बाकी 3 तो पक्षी हैं। तो जो काला है उसकी जगह आप यज्ञ का प्रयोग कर सकते हैं, पक्षी का प्रयोग कर सकते हैं। मेरा मतलब ये ऐसी 2 लाइनें कोई भी रच सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस विद्यालय में मैंने ये प्रश्न किए थे, अगले दौरे पर जब गया 1 माह बाद, तो उस विद्यालय के एक बालक ने ऐसी 2 लाइनें हमको बताई। 5वीं दर्जा का बालक था, वो बड़ा नहीं था। तो मेरा मतलब खाली इतना है, मैं खाली इतना कहना चाह रहा हूँ कि सब हमारे हाथ में है। वही हम आ गए इधर, हम इंजीनियर नहीं बन सके, हम डॉक्टर नहीं बन सके, हम रेवेन्यू ऑफिसर नहीं बन सके। भाई जो बने वो हमसे ज़्यादा योग्य होंगे, मैं ये मानता नहीं हूँ कभी कभी। आप कहीं क्या बात करते हो? बात ये करना चाहता हूँ कि मैं सवेरे करीब आधा घंटा पूजा पाठ करता हूँ रिटायरमेंट के बाद। हाँ, पहले नहीं करता था। और उसमें मुझे मानस की कुछ दोहे हैं, कुछ सोल्टे हैं, ऐसे पढ़ रहा हूँ। उसमें एक है, मुक्त जन्ममय जानी ज्ञान खानी अघानी कर, जहाँ बस शंभु भवानी को सोचते ही न जाओ। इसमें आप ध्यान दें, मुक्ति शब्द से प्रारंभ है। मैं रोज पढ़ता हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि ये मुझे याद ही नहीं आया। अब मैं बिल्कुल हतप्रभ, चिंतित, इनका आज क्या अपराध हो गया मेरे दिमाग में। ब्राह्मण आदमी ठहरा ना, दिमाग ये कि आज क्या ऐसा हो गया है कि हमको वो याद ही नहीं आ रहा। ये मैं इसलिए खाली बता रहा हूँ कि जो परीक्षा होती है ना, वो तत्क्षण होती है। उस समय जो पूछा गया आपको अगर याद नहीं आया तो आप पिछड़ जाएंगे, और उस समय आपसे जो पूछा गया था याद आ गया तो आप आगे निकल जाएंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि हर चीज़ हमारी निगाह से बार बार निकले। पढ़ने का एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ और बात ख़त्म करूँगा। देखें, बहुत छोटा उदाहरण, हनुमान चालीसा बहुत लोगों को याद होगी, है क्या? ये साथी ऐसे हो सकते हैं जिनको याद हो। इंदौर में नवलखा के पास हनुमान का एक बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पर 5 लोग जाते हैं। उस मंदिर में हनुमान चालीसा की कई पुस्तकें रखी हैं। वो उठाते हैं और बैठ करके पढ़ते हैं, वापस वहाँ रख देते हैं। उन 5 लोगों ने वो 5 अपनी अपनी पुस्तक उठाई, पढ़ना शुरू किया। 4 ने पूरा कर लिया, 5वां रह गया, वो पढ़ ही रहा है अभी। वो 5वां कक्षा 6 का छात्र था। उसको देर लगी, बाकी लोग रास्ता देख रहे हैं कि ये कब खत्म करे तो जाए। ये बात उसने अनुभव कर ली। वो जब घर लौट कर आता है, 1 हफ्ते के अंदर 4 मिनट में हनुमान चालीसा वो पढ़ने लग गया। ये है पढ़ने का असर। और आज की तारीख में वो 3 मिनट में पूरा कर लेता है। तो मतलब मेरा कहना ये है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं जब छोटा था, आजकल तो सब भूल भाल गए लोग, वो परमाच शब्द एक होता था, है ना? पहाड़े समझते ना, टेबल, आजकल टेबल बोलते हैं। वो शाम को रोज़ बच्चा जो होता था वो दोहराता था, पढ़ता था। तब उसको मालूम रहता था कि 16 था 112, 16 का पहाड़ा पूरा थोड़े बोलता था वो। अरे भाई, बार बार जब बोलोगे, बार बार जब पढ़ोगे तो वो तो आपके अंदर आ गया ना। और जो आपका है वो बाहर थोड़ी जाएगा, वो तो आपके साथ जुड़ा रहेगा तो वक्त पे काम देगा। वो आपका काम है कि उसका उपयोग करें। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे करनी थी, जो मैंने की भी हैं।
लेकिन तमाम शिक्षक साथियों, तमाम अध्यापकों और तमाम गुरुओं ने जो कर्म किए हैं और जो कर रहे हैं वो सब पूजनीय है, और इसलिए उनको प्रणाम किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं प्रणाम करने के लिए कुछ पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें, पंक्तियाँ हैं कि जन की मन की भावना को पलट रहे, मन की जन की काया को पलट रहे, हे राष्ट्र प्रवर्तक तुम्हें प्रणाम, हे राष्ट्र प्रवर्तक तुम्हें प्रणाम। गुरु वशिष्ठ और वाल्मीकि तुम परंपरा के निर्वाहक हो, गुरु वशिष्ठ और वाल्मीकि तुम परंपरा के निर्वाहक हो, और ज्ञान कर्म की सलिल पावनी गंगा के तुम आराधक, और ज्ञान कर्म की सलिल पावनी गंगा के तुम आराधक हो। अज्ञानतम तुम उलट रहे, अज्ञानतम तुम उलट रहे, रोज रोज और सुबह शाम। हे राष्ट्र नियामक, हे राष्ट्र प्रवर्तक तुम्हें प्रणाम। तुम कारीगर हो ऐसे जो जिंदा मूर्त गढ़ते हो। साधारण मूर्ति को गढ़ना उतना आसान है, लेकिन जिंदा मूर्त गढ़ना सबसे कठिन कर्म जो हमारे जिम्मे है। तुम कारीगर हो ऐसे जो जिंदा मूर्त गढ़ते हो, और जगती तल के यानी संसार के जगती तल के श्रेष्ठ गुणों को उस मूर्त में भरते हो, और जगती तल के श्रेष्ठ गुणों को उस मूर्त में भरते हो। तो मूरत लख तुम पुलक रहे, मूरत लख तुम पुलक रहे, लेते नहीं कभी विश्राम। हे राष्ट्र प्रवर्तक तुम्हें प्रणाम, हे राष्ट्र प्रवर्तक तुम्हें प्रणाम। आखिरी पद वो ये है कि आदर्श सिखाकर नए नए तुम कर्णधार उपजाते हो। आदर्श सिखाकर नए नए तुम कर्णधार उपजाते हो, और स्वार्थ क्रोध को तज कर तुम सौख्य भाव सिखलाते हो, और स्वार्थ क्रोध को तज कर तुम सौख्य भाव सिखलाते हो। ऊंच नीच तुम भूल रहे, तुम्हें विषमता से क्या काम। हे राष्ट्र नियामक तुम्हें प्रणाम, हे राष्ट्र प्रवर्तक तुम्हें प्रणाम। मेरा ये प्रणाम आप तक पहुँचे, और इसके पहुँचने के साथ मेरी 4 पंक्तियाँ और पहुँचे। वो क्या है? उसमें मैं ये कहता हूँ कि बच्चे पग पग पर मुस्काते। कब? बच्चे पग पग पर मुस्काते, अच्छे शिक्षक जब वो पाते, अच्छे शिक्षक जब वो पाते, और अच्छे शिक्षक अच्छे बच्चे, अच्छे शिक्षक अच्छे बच्चे यही देश का भाग्य जगाते, यही देश का भाग्य जगाते। जय हिंद, जय भारत। आभार प्रदर्शन के लिए डॉक्टर साधना भंवर मैडम को आमंत्रित करती हूँ। आभार प्रदर्शन की इस श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं उस आदिशक्ति ईश्वर के आभारी हूँ जिनकी अनंत असीम कृपा से हम ये कार्यक्रम कर पाए हैं, क्योंकि ये उसी की कृपा होती है कि कोई हमारा आतिथ्य स्वीकार करता है। उसकी कृपा के बिना कोई हमारा आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता। इसके पश्चात मैं राष्ट्रपति हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति अपने आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक सामान्य शिक्षक के रूप में कार्य करना शुरू किया और देश के सर्वोच्च पद तक पहुँचे। वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके कारण पद की शोभा थी,
सामान्यतः यह होता है कि पद के कारण व्यक्ति की शोभा होती है, गरिमा होती है, लेकिन वो ऐसा व्यक्तित्व रहे हैं कि उनके कारण पद की शोभा बढ़ी है, पद गरिमामय हुआ है। और उन्होंने अपना जीवन शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित करके हमें एक मौका प्रदान किया कि हम अपने बड़ों के आशीर्वाद ले सकें, उनसे हम मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय के प्रति अपने आत्मीय आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे निवेदन को सहज स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में अध्यक्षता की, अपना अमूल्य समय दिया और हमारे विद्यार्थियों को और हमें एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। साथ ही मैं सभी आमंत्रित अतिथियों की आभारी हूँ जिन्होंने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया, आतिथ्य को स्वीकार किया और हमें ये मौका प्रदान किया कि हम उनका सम्मान कर सकें। मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी कि आज जितने भी मंचासीन विद्वज्जन हैं उनके आप दर्शन लाभ लीजिए, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन से भी जीवन कृतार्थ होता है। हम उन्हें प्रणाम करें। प्रणाम से मतलब है उन्हें प्रणाम करने का क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनके अनुभवों को हम नमस्कार करते हैं। बड़ों को नमस्कार करने का अर्थ यही होता है कि हम उनके अनुभवों को नमस्कार करते हैं। अभी हमने जो यहाँ पर अध्यक्ष महोदय से भी बातें सुनी, तो बहुत सी बातें ऐसी होती जो हमें बड़ों से ही सीखने को मिलती है, उनके अनुभव से सीखते हैं, किसी किताब से हमें सीखने को नहीं मिलती है। इसके साथ हाँ, एक बात और ये कि आज हमारे विद्यार्थी भाग्यवान हैं कि उन्हें एक साथ इतने सारे विद्वज्जन के साथ में रहने का मौका मिला है, इसलिए मैं विशेष रूप से पुनः मंच की आभारी हूँ। आज हमारे बीच में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त श्री अनिल मिश्रा जी भी हैं। मिश्रा जी, आप ज़रा इधर आ जाएंगे तो बच्चे अच्छे से आपको जान सकेंगे। श्री अनिल मिश्रा जी, आपको 2021 का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो हम ऐसे व्यक्तित्व को भी आज हम डाइट में हमारे साथ में पाकर बहुत खुशी व्यक्त करते हैं और उनके प्रति भी मैं अपने आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और वो आप डाइट में आए और हमारे लिए सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहें कि आने वाले समय में आप भी ऐसे कार्य करें कि आप भी शिक्षक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित हो सकें। मैं अपने HPPI की टीम की आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को जो पृष्ठभूमि में इतना काम किया है और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। तो मैं विक्रम सर एवं पूरी टीम की आभारी हूँ। हमारा ऑफिशियल स्टाफ जो इस कार्यक्रम के पूरे आयोजन में लगा रहा और अपना सहयोग प्रदान किया, तो मैं अपने ऑफिशियल स्टाफ के प्रति भी अपने आत्मीय आभार व्यक्त करती हूँ और मैं उनसे ये अपेक्षा नहीं, पूरे अधिकार के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आने वाले समय में भी जब भी कभी हम संस्था में कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ करते हैं या संस्था के कोई भी काम हो, तो उन्हें वो इसी प्रकार से संपादित करने में सहयोग प्रदान करते रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आभार और सम्मान बहुत लोगों का करना चाहते हैं, लेकिन एक समय की मर्यादा होती है। वर्तमान में डाइट में एक ऑफलाइन प्रशिक्षण चल रहा है, तो मैं सारे MTs का सम्मान नहीं कर सकती हूँ, किंतु उनके प्रतिनिधि स्वरूप बिहाइंड द कर्टन हमारे साथ में डाइट में कई हमारे MTs हैं जो हमारे कार्यों में सहयोग करते रहते हैं। तो उनमें से मैं बहुत सारे हमारे MTs हैं, DRGs हैं, उन तक मेरी आवाज़ जाए, मेरा संदेश जाए कि उनके प्रति भी मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, क्योंकि बिना उनके सहयोग के हम किसी भी प्रकार का कार्यक्रम या प्रशिक्षण आयोजित नहीं कर पाते हैं। हमारे सरकारी आदेश बाद में पहुँचते हैं, लेकिन मेरे फ़ोन पहुँच जाते हैं, एक फ़ोन पर वो लोग तैयार हो जाते हैं।
तो ऐसे बिहाइंड द कर्टन बहुत सारे लोग हैं, उनका एक सम्मान समारोह हम बाद में आयोजित करेंगे। लेकिन आज मेरे सारे BRCs, BSCs, CSCs, DRGs, MTs सबके प्रतिनिधि स्वरूप मैं श्री मनीष जोशी जी और रघुवीर सिंह सोलंकी द्वय दोनों को स्टेज पर आमंत्रित करती हूं और अध्यक्ष महोदय से निवेदन करती हूं कि वे उन्हें भी सम्मानित करें। ये पूरे विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम सभी को यहाँ आमंत्रित नहीं कर पाते हैं। यहाँ कहो खड़े हो जाते हैं कि ऐसा करना है। इस प्रकार पूरे कार्यक्रम में सबका सहयोग रहा है। हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके प्रति भी मैं अपने आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इस पूरे हॉल को डेकोरेशन करने का काम वो विगत 3-4 दिन से कर रहे हैं। जो हमारी टीम यहाँ काम कर रही है, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं, उन सभी के प्रति भी मेरे अपने हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन जिन लोगों ने सहयोग प्रदान किया है उन सब के प्रति भी मैं आभारी हूँ।